प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। इंटरनेट थोड़ा सा कभी अप डाउन होता है, लेकिन जिंदगी है, आगे चलनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ खास तथ्य ऐसे हैं जिन पर बात भी होनी चाहिए। 2024 का उत्तराखंड का जो चुनाव है वो तो निपट गया। आज हमारे साथ स्वराज सेवा दल से राष्ट्रीय कहें या फिर प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी के कुछ खास आरोप भी हैं और यकीनन जो तथ्य इन्होंने हमें दिखाए हैं, पूरा बंडल भर के पेपर हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि बाल बोलते हैं ना कि ये दाल काली नहीं साहब, कुछ कुछ तो गड़बड़ा है इसमें। मुझे लग रहा है पूरी ही दाल काली है, तो उस पर भी आएंगे, क्या कुछ है सब जानेंगे। प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। पहले तो सबसे पहले सादर धन्यवाद बहुत भाई। आपके जो हम जब भी जाते हैं समाज में, लोगों के बीच, जनता के बीच, तो आपके लोग दीवाने हैं, मुरीद हैं आपके, और आपकी जो ये वाकपटुता है और जिस प्रकार से निष्पक्ष आप जो लगे रहते हैं और जो आपकी आवाज बुलंद है, इसके लिए आपको पुनः साधुवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा प्रश्न आज उठाया आपने कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता से चुनाव करवा पा रहा होगा या नहीं। उत्तराखंड की ही नहीं बात करें, भारतवर्ष में एक लेटर आप दिखा रहे थे, उन तमाम चीजों का क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, एक समय हुआ करता था जब चुनाव आयोग का जब डंडा चलता था तो कोई फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं। उसमें चुनाव आयोग का जो कार्यशैली होती थी उस पर कभी आरोप नहीं लगे। मुझे आज भी याद है जिस समय हरिद्वार में जो है कांग्रेस की सरकार समाप्त हुई और चुनाव चले, तो आचार संहिता के जिस समय चल रही थी उस समय हरिद्वार को एक डेड ऑनेस्ट अधिकारी एसएसपी श्री के साहब दिए गए और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए। उसके बाद जो उन्होंने हरिद्वार में जो माफिया राज पे कंट्रोल किया, जो उन्होंने तमाम तस्करियों पे कंट्रोल किया, उन्होंने जो तमाम माफिया राज, गुंडा राज, जो तमाम भू माफियाओं को, खनन माफियाओं को जो नकेल कसने का कार्य किया, ऐसे अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा ही दिया गया। मतलब ऐसा माना जा सकता है कि चुनाव आयोग जनरली क्या करता है, जो पुराने अधिकारी होते हैं एक ही जगह पे काफी टिके हुए, उनको थोड़ा सा स्थानांतरण कर देते हैं, तमाम तरह से इधर से उधर कर देते हैं, ताकि वो चुनाव को निष्पक्ष या मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कहीं प्रभावित ना करे। यही तो मुद्दा होता है। हाँ, बिल्कुल। जब चुनाव आयोग, जब आचार संहिता लगती है तो ईमानदार अधिकारियों को तवज्जो दी जाती थी, ईमानदार अधिकारियों को वरीयता दी जाती थी। मुझे याद है, मैं अभी पढ़ते कभी कभी यूट्यूब पर भी देखता हूँ, बिहार में माफिया राज बहुत चरम पर था। तो एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था, तो जिस समय उनके द्वारा तमाम पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को परेशान किया जा रहा था, किसी सरकार से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो आचार संहिता के दौरान में चुनाव आयोग ने एक ऐसे एसएसपी को वहां पर भेजा जिन्होंने उसका एनकाउंटर किया। अच्छा। यस, उन्होंने उसका एनकाउंटर किया और वहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाए। ऐसे चुनाव आयोग जब जहां जहां समस्याएं होती थी, लेकिन आज का चुनाव का दौर देखिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो चुनाव का जो क्रेज हमारे मन में होता था, हम उसमें बिल्ले लगा के, झंडियां टोपियां पहन के, खुद बचपन में भी अपने छोटे छोटे लोगों के घरों में जो पर्चियां देने का कार्य करते थे। आज तो हमने देखा ही नहीं, आजकल तो सब किसने मोबाइल पे भेज दिया, कोई चुनाव जैसा माहौल नहीं, कहीं कोई गाड़ियां नहीं, कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं। कांग्रेस मान चुकी थी कि हम चुनाव हार जाएंगे, हमें केवल चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है, हमें टिकट दी गई, इससे हमें लड़ना है। और भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट में ये आ गई थी कि हम जीत रहे हैं, जिसका देखने को मिलेगा। अब जब आप देखेंगे, जब अभी चुनाव समाप्ति के बाद जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण लेंगे, तो जो 400 पार का नारा दिया है उसमें कितनी सीटें आएंगी, तमाम आज भाजपा के ही नेता भाजपा को हराने पर लगे हुए। जाने को तो जो भाजपा की पूरी ताकत थी कि भाजपा के विधायकों को भी ले लो, भाजपा के कांग्रेस के भी विधायकों को ले लो और तमाम लोगों को भी ले लो, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिएगा हरिद्वार का चुनाव, जिस प्रकार से उन्हीं के नेताओं द्वारा भाजपा के कैंडिडेट्स को तोड़ने का कार्य किया गया, उनके लोग को हराने का कार्य किया गया। 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, उसके बाद मैं उन नेताओं के खुलासे करूंगा, साक्ष्य दूंगा, तथ्य दूंगा कि किस प्रकार। क्या ऐसा ही काम कहीं पौड़ी में भी तो नहीं हुआ होगा? क्योंकि कहा जा रहा है अगर अनिल बलूनी यहाँ आए हैं तो हो सकता है वो सीएम का अलग चेहरा हो, तो वहां पर धन सिंह रावत की भी पुरानी पैठ है, जो हमेशा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, धामी जी अभी मुख्यमंत्री, तो क्या कुछ ऐसा वहां पर भी लगा होगा? देखिए, धन सिंह रावत जी को तो खैर कभी मुख्यमंत्री का उनका स्वप्न ही रह गया और स्वप्न ही रह जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार हुए हैं, मैंने तमाम देखिए, दून अस्पताल में कई बार मैंने, आप लोगों ने देखा ही है जिस प्रकार वहां कार्यशैली होती थी, और मैंने उसको सुधारने का कार्य किया, मैंने वहां धरने देने का कार्य किया, मैंने वहां पर जो विरोध किया
जो मैंने दिखाया कि इस प्रकार से कार्य गलत हो रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर हमारे अन्य विधायक भाजपा के भी वहां जाने लगे और धन सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर जाने लगे, निरीक्षण करने लगे, औचक निरीक्षण करने लगे। तो उस प्रकार से मैंने जिस समय यमुना कॉलोनी में मैंने धन सिंह जी के आवास पर मैंने धरना दिया था, जिस प्रकार से मैंने हेल्थ में जो है डीजी हेल्थ क्या धरना दिया था, तो डीजी हेल्थ द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करी गई थी जो सारी सार्वजनिक हुई थी। बाद में हालांकि एक ब्लैकमेलर के चैनल पर से वो डिलीट भी कर दी गई थी, लेकिन उस पर देखा उन्होंने डीजी हेल्थ द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी सरकारी अस्पताल बाहर से दवाइयां नहीं लिखेगा और अगर लिखेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एक बात है, देखिए भले ही आप चुनाव में दिखे नहीं, अभी उस पर आप आ रहे हैं, लेकिन जोशी जी को मैं हर उस जगह खड़ा पाता हूं जहां उत्तराखंडियत की बात हो रही होती है, एक गरीब दबे हुए कुलचे की जहां जहां बात होती है वहां रमेश जोशी जी आवाज जरूर उठाते हैं। स्वराज सेवा दल का गठन होते हुए अब बहुत वर्ष हो गए, लेकिन लगातार हम आपकी आवाज सुनाते, खासकर विद्युत विभाग, क्योंकि ये डायरेक्टली है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप जल विभाग में हो, वहां पर डायरेक्टली जाते हैं, हर जगह आप डायरेक्टली बोलते हैं, उसके लिए साधुवाद भी है आपको। अभी चुनाव हुए, तमाम चीजें हुई, स्वराज सेवा दल कहाँ था? देखिए, चुनाव में मैंने कहा ना, मेरा स्वप्न ना तो कोई बहुत बड़ा बनने का है, नहीं, मेरा सपना जो है चुनाव की तरफ है। मैंने पहले भी कहा था कि लोग कयास लगा रहे थे कि आप लोकसभा चुनाव में किसी को समर्थन करेंगे, आप चुनाव के प्रत्याशी उतारेंगे, आप चुनाव लड़ाएंगे। कई ऐसे पार्टियों ने लोगों को ऐसे उन्होंने जो है गठबंधन किया, कई लोगों ने ऐसे उनको समर्थन किया जैसे न जाने उनके कहने से हजारों लाखों वोट जो है उसको पड़ जाएंगे, जबकि उनके पास अपने घर के 5 वोट भी उनको पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे उन्हें खुद नहीं पता। लेकिन मैं ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, मैं जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करता हूं। मेरे कहने पर कहीं लाखों वोट नहीं पड़ रहे थे, मैं जानता था, और मुझे ऐसा कोई नेतृत्व भी नहीं दिख रहा था जिसको मैं कहूं कि ये बहुत अच्छा नेतृत्व। हाँ, छोटा भाई बॉबी चुनाव लड़ा, अंतर्मन से उसको समर्थन है और मेरा समर्थन भी था उसको, छोटा भाई था मेरा, मन से मेरी दुआएं हैं, भावनाएं हैं वो आगे बढ़े, कामयाब हो। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया तो केवल टिहरी और पौड़ी की सीट पर लड़ा गया, और बाकी हरिद्वार में तो त्रिवेंद्र जी को भाजपा के नेताओं द्वारा हराने का कार्य किया गया, जिसका मैं बहुत जल्दी आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में इस पूरी कार्यशैली को नेताओं के उजागर करूंगा और दिखाऊंगा कि जिस समय जेपी नड्डा जी की जो रैली थी, जेपी नड्डा जी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी रैली को उनके नेताओं द्वारा फेल करने का कार्य। 30-35 लोग थे वहां, नहीं थे तो ज्यादा, करीब 1,500-2,000 हजार आदमी रहा होगा, नहीं, हमारी टीम वहां थी। हाँ, नड्डा जी की रैली में था, लेकिन फिर भी जेपी नड्डा जी जिस समय आए तो कम से कम वहां 20 से 25 हजार लोग होने चाहिए थे। लेकिन अकेले मदन कौशिक जी को डाउन करने के लिए, त्रिवेंद्र जी को डाउन करने के लिए जो भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा, जो कल तक मदन जी का विरोध करते थे, आज कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके दबाव में वो लोग खुल के तो नहीं विरोध कर पा रहे थे, लेकिन त्रिवेंद्र जी को हराने के लिए उन्होंने पूरे घोड़े खोले और वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि त्रिवेंद्र जी हार जाएं, मदन कौशिक जी की साख को बट्टा लगे। और इन चीजों पर जिन्होंने, इससे फायदा तो निशंक को ही हो सकता है। देखिए, नहीं, निशंक जी ने भी, खैर उसमें कोई ऐसा वो नहीं, निशंक जी ने भी हराने का कार्य नहीं किया। निशंक जी ने देखो, अगर जिताने का प्रयास नहीं करा तो हराने का भी नहीं करा। लेकिन जो है उसके, कोई और है, हाँ कोई और है, 2-3 ऐसे नेता हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और तमाम कई चीजें रही हैं, उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए तमाम, बल्कि लोगों के, अपने लोगों को एक कहने का कार्य किया गया कि आप वोट कांग्रेस को दे दो। अच्छा, तो खैर ये चीजें बाद की हैं, ये इस पर हम चलो चुनाव पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे जी। चुनाव आयोग का मैंने बताया, देखिए यूपीसीएल, जिसमें मैंने बहुत पहले एक पेपर, देखिए आप ये देखिए, इसमें एसडीओ के ये साइन है, एमबी है ये जी, एमबी है, एसडीओ के दूसरे साइन ये हैं। उसके बाद आप ये साइन देखिए, ये साइन एसडीओ के बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, ये देखिए, आप ये देखिए, ये एसडीओ के साइन देखिए, और आप ये देखिए एसडीओ के साइन, ये अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में इस पर अभियोग पंजीकृत होना चाहिए था। मैंने सचिव ऊर्जा को ये पत्र दिए थे, मैंने कमिश्नर कुमाऊं को ये पत्र दिए थे, मैंने एमडी साहब को ये देखिए ये पत्र लिखित में पत्रों के साथ दिया था। धरना ये लोग मुझे देने नहीं देते हैं, मेरे खिलाफ इन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है कि धरना नहीं देंगे, और कोर्ट को, माननीय न्यायालय को गुमराह करके इन्होंने स्टे ले रखा है। और आप 15 जून से 30 जून के बीच में देखिएगा, सरकारों को ऐसा जगा दूंगा कि एक बार जब जो है लोकायुक्त के लिए जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, 15 जून से 30 जून तक पूरे उत्तराखंड के लाखों लोग सड़कों पर होंगे। जो मैंने लोगों के अंदर, जन जन तक मैं जा रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता जा रहे हैं, स्वराज का एक एक सैनिक लगा हुआ है, वो आप 15 जून से 30 जून तक देखेंगे, लाखों लोगों का एक जन आंदोलन होगा और उसमें कई आईएएसओं को जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। मैं सत्ता परिवर्तित नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं स्थायी सरकार रहे,
ताकि महंगाई पर नियंत्रण रहे। लेकिन जिस प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं, जो आईएएस भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं, इनको जेल भेजने का कार्य स्वराज करेगा। ये मैंने एक पत्र आपको दिया। उसके अलावा आप देखिए, इन्होंने एक चुनाव आयोग ने एक लेटर दिया था, पहले इन बिजली चोरी पर अफसरों में विवाद, ये मैंने अखबार में पढ़ा। उसके बाद में ऊर्जा निगम पर के ईई पर तबादले की तलवार अजीत यादव पर। उसके बाद चुनाव आयोग के कहने पर इन्होंने उसको अजीत यादव को सचिव से अटैच कर दिया, जबकि उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसको टर्मिनेट करना चाहिए था। उसके खिलाफ जो गोपनीयता की चीजें उजागर करी गई, जबकि आप गोपनीयता की शपथ लेते हैं जब आप नौकरी पर ज्वाइन करते हैं। तो आपने वो लेटर बिना आरटीआई में लिए वायरल कर दिया, और उसको वायरल करने के बाद में आप अपने अधिकारियों पर आप स्वतः खुद प्रेस कर रहे हैं, आप स्वतः अपने अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, और आपने उन अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य करा। लेकिन आपके ऊपर सचिव साहब थे, उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, एमडी का आशीर्वाद है। मैंने पहले भी एमडी पर आरोप लगाए थे, एमडी पिटकुल पर कई सारे हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले का कैग की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था अनिल यादव जी पर, और पिटकुल में 6 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन अनिल यादव के बेटे को बख्शिश दी गई थी, और मैं आज भी पूछता हूं कि वो बख्शिश क्यों नहीं दी गई, उसके बेटे के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब वो 6 ठेकेदार दोषी थे तो उनका बेटा क्यों नहीं दोषी था, जब वो 6 ठेकेदार दोषी थे तो एमडी क्यों नहीं दोषी थे, उनको बख्शिश दी गई, ये क्यों। उसके अलावा देखिए, मैंने एमडी को भी एक पत्र दिया था 12 फरवरी 2024 को। ये मेरा लास्ट लेटर था। इससे पहले मैंने कुमाऊं कमिश्नर साहब को दिया था, मैंने यहाँ पर धरना भी दिया था सचिवालय के गेट पर। उसके बाद हमारी ऊर्जा सचिव साहब से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस जेई को और एक्सीएन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। इसकी जांच बैठा दी गई, किसकी? विवेक कांडपाल की, जो वहां एक्सीएन थे, जिनके और जेई के उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लाखों रुपए का जो घोटाला हुआ था, इसके खिलाफ जांच बैठाई गई। कमिश्नर साहब ने जांच करी, और जांच में पाया गया कि ये दोषी हैं, लेकिन उसके खिलाफ उसके बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनकी यहाँ पर यूपीसीएल में भी इनकी जांच चल रही है। लेकिन अब देखिए चुनाव आयोग का को मैं कैसे कह दूं कि निष्पक्ष चुनाव कराए होंगे। चुनाव आयोग ने 10, 12, 15 वर्षों से जो जेई वहां पर चार्ज पर है, योगेश कुमार, उसको आज तक चार्ज से नहीं हटाया गया। और विवेक कांडपाल, जिसकी जांच चल रही है, जब अजीत यादव को हटाया गया तो एक्सीएन बाजपुर, जिसकी खुद जांच चल रही है, उसको आपने एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। तो आप बताइए, ये क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? आप बताइए। अब उसको एक चोर मौसेरे भाई, एक को हटाया, दूसरे को दे दिया, दोनों के खिलाफ जांच चल रही है, और ये जांचों से पाक साफ निकाल दिए जाएंगे। नहीं, पर ये आदेश तो ऊपर से होते हैं। क्या आपका ऐसा मानना है कि दीपक रावत, जो अभी गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर है, वो सही से नहीं कर? देखिए दीपक नहीं, मैं दीपक रावत जी की बहुत इज्जत करता हूं। मैंने एक बार उनका विरोध भी किया था, उसके बाद मेरी उनसे ज्ञापनों के थ्रू तमाम कई बार मुलाकातें भी हुई। मुझे लगा कि ये उत्तराखंड के अधिकारी हैं, उत्तराखंडियों के लिए कार्य करेंगे, उत्तराखंड के प्रति सशक्त रहेंगे, उत्तराखंड के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से अभी तक एफआईआर नहीं करी योगेश के खिलाफ, तो इन पर दबाव बनाया गया या नहीं करी। अब की बात में, अब जब कुमाऊं की तरफ दौरे पर जाऊंगा तो इनसे आखिरी बार मुलाकात करूंगा। और ये आखिरी बार, समझ रहे हो आप? पर ये बड़ा बेबाक बोलते हैं। मुझे आपकी ये शैली बहुत पसंद है। यकीनन आप जो अधिकारियों को खुलेआम, और किसी भी कटघरे, लोग डरते हैं अधिकारियों के बारे में बात करने में, डरते हैं कि कहीं कोई केस ना हो जाए। बीच में आपके पास भी फाइल भर के कोई केस हुए। देखिए, डरेंगे वो जो दलाल होंगे, डरेंगे वो जो ब्लैकमेलर होंगे। मैंने जो कुछ भी पैसा कमाया, ये व्यापार करके कमाया, घर से भी मजबूत स्थिति में हूँ, कोई चंदा नहीं लेता हूँ, कहीं किसी प्रकार का कोई, मेरे जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सरकार आज तक क्यों हैरान है, क्यों परेशान है? सरकार जानती है कि बिल्कुल ईमानदार व्यक्तित्व के ये हैं। मैं कोई चंदा नहीं लेता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ, कहीं ब्लैकमेलिंग नहीं करता हूँ, कहीं किसी का दबाव नहीं मानता हूँ। मैं आरटीआई पर भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, कभी ये इनके प्रकार, जैसे इनकी आरटीआई लेनी पड़ी, ये अपने को बचाने के लिए। क्यों कि आपके पास जब कहेंगे कागज कहाँ से है, तो ये हमारे पास पेपर है। और जब अब मैंने कहा ना, 15 जून से 30 जून के बीच में सरकार बनने के बाद में मैं एक जनहित याचिका डालूंगा, एमडी यूपीसीएल, सचिव ऊर्जा। अगर कुमाऊं कमिश्नर साहब ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, अगर वैसे कर दी, मुझे पूरा विश्वास है, उनके ईमानदारी पर मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उन्होंने भी इस पर कार्रवाई नहीं करी, योगेश कुमार पर एफआईआर नहीं करी, तो उन
तीनों को मैं पार्टी बनाऊंगा, माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे न्यायालय पर हमें भरोसा है। जिस प्रकार अभी न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो कार्य किए हैं, जिस प्रकार से हम लोगों को या तमाम हम लोगों के खिलाफ जो सरकारें पीछे पड़ती हैं, हम लोगों को जो बिल्कुल निष्पक्ष हमारे को वो लोग रिजल्ट मिलता है वहां से, तो हमें उनकी न्यायपालिका पर, अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और मैं न्यायपालिका तो जाऊंगा ही, उसके खिलाफ, उसके अलावा मैं पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करूंगा। एक एक युवा, एक एक मात्र शक्ति हमारे साथ सड़कों पर होगी। सरकार या तो जाग जाएगी या फिर ये भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य करेगी। क्या बात है, हम आपके साथ होंगे अगर ऐसा कुछ होता है जो आज इन उखाड़ फेंके, इन तन चंद जो ये इन्होंने ठेकेदार समझ लिया है अपने आप को हमारे प्रदेश का। मैं तो हर चीज पे देख रहा हूँ, चाहे वो भू माफिया हो, भू खनन, मूल निवास, तमाम चीजों पर हर जगह यही चीजें हो रही हैं। आप आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए किस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार, तो जैसे ये फर्जी जो हस्ताक्षर हुए हैं सब, कितना फायदा जिस एसडीओ के साइन नहीं है ना, जब ये एसडीओ चाहते उनसे हमने आरटीआई में मांगा तो उन एसडीओ ने लिख के दे दिया कि ये साइन मेरे नहीं है। अच्छा जी, और उसकी कॉपी भी मैंने दे दी है इन लोगों को। और ये कितने पेमेंट की है बात? लाखों रुपए की पेमेंट है ये। अच्छा जी, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, केवल एक जांच के नाम पर। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जांच के नाम पर उनसे भी पैसे ले और पैसे ले लेंगे। हाँ। उनसे भी पैसे, भाई तुमने भ्रष्टाचार तो किया, तुम आधा हमें दे दो, आधा तुम रख लो। ये हो रहा है, ये हो रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। वरना ये बात बताइए, स्पष्ट डॉक्यूमेंट था, सबसे पहले फोर्जरी का मुकदमा होना था। सबसे पहले मैं अभी मनरेगा पर भी एक मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अगले उस पर मनरेगा पर कितनी बड़ी धांधली हुई है। मनरेगा में हरिद्वार में देख रहा था पहले, आज से लगभग 2.5 साल पहले, मनरेगा पर इतनी बड़ी धांधली हुई है, एक बैंक के कैशियर द्वारा और जो है प्रधान द्वारा, और एक जो है प्रधान का जो मतलब करीबी है उसके द्वारा, उन्होंने लोगों को, जिन लोगों ने मनरेगा में काम करा ही नहीं, जो हॉस्पिटलों में एडमिट थे, ये उनके फर्जी अंगूठे लगा करके, बैंक कैशियर एक उसका बेटा है, भतीजा है, उन्होंने साइन कर लिए, उन्होंने फर्जी पेमेंट निकाल दी। उसके खिलाफ भी मैं डीएम साहब से मिलूंगा, मैं कप्तान साहब से मिलूंगा, और उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा के उनको भी जेल भेजूंगा। नहीं साहब, इसमें जरूर करें आप। देखिए गांव में कई जगह ऐसे हो कि लड़के वो दिल्ली मुंबई में काम कर रहे हैं और घर पे उनके मनरेगा के कार्ड चल रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तमाम चीजें हो रही है मनरेगा में, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पर इन तमाम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की स्थापना करना स्वराज का मुख्य उद्देश्य है, और स्वराज का लक्ष्य भी यही है। देखिए हमारे युवा जिस प्रकार से पीड़ित हैं, जिस प्रकार से आज हमारे युवाओं के हक को छीनने का कार्य किया जा रहा है, उसको मैं बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मैं होने दूंगा, ना मैं छीनने दूंगा। स्वराज इस प्रदेश में, मोदी माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमको स्वराज तो मिल गया, अब स्वराज की आवश्यकता है, जो स्वराज सेवा दल ला के दिखाएगा। अच्छा, तो अब क्या स्वराज जो अभी जाने वाले हैं आगे, अब चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे? मैंने कहा ना, चुनाव से भी बहुत दूर है। अच्छा। जिस दिन जनता लोकतंत्र की शक्ति अपने आप कहेगी, उस दिन चुनाव के बारे में सोचेंगे। भी चुनाव से बहुत दूर है, न ढकोसला करना चुनाव का, न चुनाव से बहुत वो है। हाँ, मंगलौर वाली विधानसभा में अगर कोई एक सही कैंडिडेट लड़ेगा तो जरूर वहां पर हम समर्थन करेंगे, खुल के समर्थन करेंगे कि मंगलौर की जो विधानसभा है, मंगलौर की जो विधानसभा है, उस पर हम जो है समर्थन करेंगे, और अच्छा प्रत्याशी कोई होगा तो उसको चुनाव लड़ाएंगे। क्या बात है। ये तमाम जो चीजें आप देख रहे थे कि किस तरह से एक अधिकारी जिसके विरुद्ध तमाम चीजें हैं, और चुनाव आयोग यहाँ से लिख कर देता है विभाग को कि भैया इसका स्थानांतरण करो और तमाम चीजें, तो किस किस तरीके से हो रहा है ये सब हमारे सामने। कुछ खास मैसेज आप देना चाहेंगे कि समय भी बहुत हो गया? देखिए, बस चुनाव आयोग पर हमें पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग अगर आज दबाव में काम करेगा तो कहीं ना कहीं कल उनके बच्चों का भी भविष्य अंधकार में होगा। सुना है चुनाव आयोग में जो भी अधिकारी होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, डेड ऑनेस्ट होते हैं, किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं। तो मैं आज भी चुनाव आयोग से नम्र निवेदन करता हूं कि विवेक कांडपाल जैसे अधिकारियों को 4 से वहां से हटाया जाए, इस जेई और एक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10-10, 15-15 वर्षों से जो जेई और जो लोग बैठे हैं उनको अभी भी हटाया जाए। कम से कम इस समय तो अपनी कलम का पूरा इस्तेमाल करें, हमारे लोग को न्याय दें, हमारा मनोबल बढ़ेगा अगर वो लोग ऐसा कार्य करेंगे। नहीं तो फिर उन पर से विश्वास उठ जाएगा, भविष्य में फिर चुनाव आयोग की भी क्या आवश्यकता है, फिर तो सीधे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बहुत अच्छा बोलते हैं, यकीनन, और अच्छा करने की क्षमता भी रखते हैं। मैंने इनके 2-3 कार्यक्रम देखे हुए हैं, जब बोलते हैं बहुत बेधड़क कहीं भी घुस जाते हैं। किसी का भी गेट, एक बार मुझे याद है धन सिंह रावत जी का गेट ऑलमोस्ट तोड़ने ही वाले थे आप। तो तमाम चीजें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इनपुट दिया। और आप समझिएगा कहाँ जा रहा है हमारा देश प्रदेश, लेकिन इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, जैसे आप बोल रहे हैं, हम जून का इंतजार करेंगे
कि कुछ नया हो उत्तराखंड में, क्योंकि एक लॉ तो जरूर जगी है अभी, और मुझे लगता है इस लॉ में बस चिंगारी आप जैसे लोग ही बढ़ते रहे तो चीजें अच्छी आगे जाएंगी और हमारा उत्तराखंड जो प्रदेश है ये आगे बढ़ता रहेगा। तो जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद।